ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे हम। तो एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो वास्तव में ये विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है उसी को हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस नाम से जानेंगे एक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, पूछा गया भी है। ये जिंक का राड है और जिंक सल्फेट का विलयन में रखा गया है। ये कॉपर का राड है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया है। जब रखते हैं जो राड है उसी के लवण का विलयन भी है। और यहाँ पर आप देखें जो जिंक का प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज और विलयन में पॉजिटिव चार्ज, दो लेयर बनते हैं आवेशों के। कॉपर वाले में देखें ये राड पर जो है पॉजिटिव चार्ज और विलयन के संपर्क स्थान पर नेगेटिव चार्ज, दो आवेश यहाँ भी बनते हैं। और इन्हीं आवेशों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जिसका नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखें इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो विलयन और धातु के संपर्क स्थान पर आवेशों की दो परतें बन जाते हैं जिनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एक राउंड और देखें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो विलयन एवं धातु के संपर्क स्थान पर आवेशों के दो परत बन जाते हैं जिनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो विलयन के ताप पर, टेम्परेचर पर, विलयन के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पर और मेटल की प्रकृति पर, यानी या आयन कहें या नेचर ऑफ आयन कहें या मेटल कहें, तो ये निर्भर करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम क्या करें, इन तीनों को जो वैल्यू डिपेंड करता है फिक्स कर दें। जैसे टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें 25 सेंटीग्रेड, या इसी को लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे 298 केल्विन। कंसंट्रेशन जो विलयन है इसकी सांद्रता हम मान लेते हैं कितना, 1 मोल पर लीटर, अर्थात इसकी कंसंट्रेशन जो हो जाए 1 मोल पर लीटर हो जाए, मोलर कंसंट्रेशन हो जाए। और यहाँ पर हम आयन की प्रकृति को जैसे पर्टिकुलर मान लो Zn कर देते हैं। और एक चीज और ध्यान दें, इसमें हम निकालते हैं दाब जो होता है, प्रेशर, यहाँ से देखेंगे प्रेशर कितना होता है, तो वह होता है 1 atm होता है, 1 atm। और ये सब कंडीशन फिक्स कर देते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E0 से। इसकी डिफिनेशन देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्ट के विलयन में एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जब किसी धातु की छड़ को रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। साइड में एक बार और देखें। 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये जो होता है E0 से इसे प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, ये हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी आपने देखा था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो डिफिनीशन थी, तो हर एक धातु का हम क्या करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। तो किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का निगेटिव आता है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक सीरीज बनाते हैं, माइनस वाले में पहले, और बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक सीरीज बनाते हैं। इस सीरीज को मानक इलेक्ट्रोड, इसको सीरीज को जो बनता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। डिफिनीशन देखें, तत्वों के बढ़ते हुए मानक, ये अपचयन क्रिया है इसलिए अपचयन विभव नाम देते हैं। तत्वों के बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव को क्रम में रखकर एक सीरीज बनाते हैं जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यह सीरीज देखें जो निम्न है, सबसे ऊपर इसमें पोटेशियम और सबसे नीचे यहाँ पर Au है, क्रम से नाम देखें इसका, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और Au ये हाइड्रोजन के नीचे हैं। और यहाँ से देखें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक बार और डिफिनीशन देखें, तत्वों के बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव को क्रम में रखकर एक श्रेणी बनाते हैं जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जो निम्न है। और ये जो सीरीज बनता है, इसी सीरीज को आप देखेंगे क्योंकि ये क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। ऊपर वाली धातुएं अत्यधिक क्रियाशील, नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील, इसलिए इसी सीरीज को हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। वैसे इसको देखें, आपके सिलेबस में क्रम से दिखाया गया है। यहाँ से आप देखेंगे कि Na, Mg और उसके बाद Al, यहाँ से Al, Zn, Fe, Pb और उसके बाद Cu, Ag, Pt और लास्ट में Aq है। ये सीरीज है तत्वों का, क्रम से यही सीरीज है इसमें दिख रहे हैं। और इसी सीरीज को नाम देते हैं हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो ध्यान दें। अब आप देखें, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी था, उसी को हम कहते हैं क्या, सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब इसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले इसका एप्लीकेशन पढ़े प्रयोग में। पहला एक्टिविटी, सक्रियता क्या होती है। तो यहाँ से आप देखें, ऊपर से नीचे जाने पर, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इसकी सक्रियता जो होती है, क्रियाशीलता जो होती है वो घटती है। इसका मतलब ऊपर की धातुएं जो होती हैं वह अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और नीचे की धातुएं जो होती हैं कम क्रियाशील होती हैं। अर्थात इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। अब आप देखें, ये ऊपर की जो दो धातुएं हैं इतना अधिक क्रियाशील होती हैं कि वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। इसको स्वतंत्र हम नहीं रख सकते, इसलिए इन दोनों को रखने के लिए हम केरोसिन आयन का प्रयोग करते हैं, केरोसिन आयन में रखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन से क्रिया न कर सके। नीचे की जो धातुएं देखें, यहाँ पर आप पाएंगे इनकी क्रियाशीलता इतनी कम होती है जो हवा से यानी वायु से, ऑक्सीजन से या एक वाटर से या एसिड बेस से जनरली रिएक्ट नहीं करती हैं। इसलिए आभूषण बनाने में इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है जिससे चमक पर कोई प्रभाव
न पड़े। यहाँ Ag प्लेटिनम और Au का उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। कम क्रियाशील होने के कारण और पोटेशियम और सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन आयन में रखा जाता है। ध्यान दें, दूसरी इस एक्टिविटी सीरीज की क्या विशेषता होती है, तो रिएक्शन विद वाटर। ध्यान दें, अभी बताया गया ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, तो ये दोनों धातुएं जो होती हैं वह ठंडे जल से भी क्रिया कर लेती हैं। और यहाँ से देखेंगे ये जो धातुएं होती हैं गर्म जल से क्रिया करती हैं, Fe तक गर्म जल से क्रिया करती हैं, और ये नीचे की जो धातुएं होती हैं वह जल से क्रिया नहीं करती हैं। ऊपर की धातुएं देखें, ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अर्थात ये सोडियम है Na है और प्लस जल में क्या HOH, और ये क्रिया करके बना देता है NaOH और प्लस बन जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो H2 गैस निकल के आती है। इसका मतलब यह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये धातुएं गर्म जल से क्रिया करके, जैसे आप देखें Fe है, इस पर हम स्टीम पास करते हैं HOH, यह बन जाता है Fe2O3 और प्लस बनता है H2 गैस बन जाता है। अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ से आप देखें 3, यहाँ से 2 और यहाँ से आप देखेंगे ये 3 हो जाएगा। तो ये था आपका रिएक्शन विद वाटर। और जो हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं होती हैं वह जो होती हैं वह जल इतनी क्रियाशीलता कम होती है कि वह जल से क्रिया नहीं करती है। ये तीसरा टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड, अम्ल से क्रिया। ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी धातुएं होती हैं वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसका मतलब, और नीचे की धातुएं जो होती हैं वह या तो अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, अगर विशेष परिस्थिति में क्रिया भी करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। इसका मतलब इस सीरीज की सहायता से हम ये ज्ञान कर सकते हैं कौन क्रिया संभव है, कौन क्रिया संभव नहीं है। तो अभी आप देखें ये Zn है, ये क्या करता है H2SO4 से यहाँ से क्रिया करता है और क्रिया करके बन जाता है ZnSO4 प्लस क्या H2 गैस बन जाती है। इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं वह क्या करती हैं, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि नीचे की धातुएं या तो क्रिया नहीं करती हैं, अगर क्रिया भी करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें बताएं। जैसे यहाँ देखें ये CuSO4 है, अब प्लस इसमें हम जिंक की छड़ रख दें तो क्या होता है। तो अभी आप देखें कि जिंक का स्थान कहाँ पर है, ऊपर है, कॉपर का स्थान कहाँ है, नीचे है। जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, कॉपर की क्रियाशीलता कम होगी, और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है वो बांड भी वीक होता है। तो इसका बांड वीक होगा और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, इसलिए ये बांड को तोड़ देता है और वहां से कॉपर को हटा देता है और कॉपर का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। यहाँ से बन जाता है ZnS2 प्लस कॉपर, अर्थात यहाँ से इसको कहेंगे क्या कि ऊपर की जो धातुएं हैं जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो नीचे की धातुओं के लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है। इसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की जो धातुएं होती हैं जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वो नीचे की धातुओं के लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी आप देखें क्या है FeSO4 है और इसमें हम अगर Zn की छड़ रखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ से और देखें यह FeSO4 है, कॉपर की छड़ रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखें
जेडीएन का स्थान कहाँ है? ऊपर है। Fe का स्थान क्या है? नीचे है। Fe का क्रियाशीलता कम होगी। जब कम होगी तो बांड क्या होगा? वीक होगा। जब वीक होगा तो ये जेडीएन क्या करेगा? इस बांड को तोड़ देता है और Fe को वहां से हटा देता है। यह बन जाता है JnSO4 अब प्लस हो जाएगा Fe। लेकिन आप यहाँ पर देखें, अगर हम इसमें FeSO4 है और इसमें हम क्या करते हैं? कॉपर की छड़ को रखते हैं तो Fe का स्थान ऊपर है, कॉपर का स्थान नीचे है, तो कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसकी ज्यादा है। अतः यह बांड जो है इसके सापेक्ष जो बनेगा वो ज्यादा होगा, मजबूत होगा। और कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण इतनी क्षमता नहीं होती है कि इस बांड को तोड़ सके, अर्थात इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ नो रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो जाएगा, बन जाएगा CuSO4 प्लस Fe, लेकिन वो क्रिया संभव नहीं होगी। और आप देखें, एक प्रश्न पूछा गया है, कॉपर सल्फेट की छड़ विलयन है और उसमें Fe के कील को या छड़ को रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से देखें, कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है, तो उस कंडीशन में Fe की क्रियाशीलता ज्यादा होगी और इस कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता? ब्लू होता। और इसमें जब इस छड़ को रखेंगे तो छड़ को रखेंगे तो यहाँ से कॉपर विस्थापित हो जाएगा और बन जाता है FeSO4 अब प्लस हो जाएगा, यहाँ से बन जाता है Cu। अर्थात Cu बनने के कारण जो विलयन का नीला रंग होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दें, तत्व जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं। अन्य तत्व जो है, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं। अब आप देखेंगे, ये ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसे अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और यहाँ पर होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब एक एक अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ से आप देखें, यहाँ पाएंगे कि सल्फर है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्रिया करके बन जाता है क्या? SO2। और यह SO2 क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बन जाता है SO3। इसका मतलब ये दोनों क्या है? अधातु के ऑक्साइड हैं और ये जल से क्रिया करता है। या H2O प्लस क्या हो जाएगा? SO3 बन जाता है H2SO4, जो क्या है? एसिड है, एसिड है। अतः अधातु ये सब हैं, इन जो अम्ल जल से क्रिया करके ये अम्ल बनाते हैं, अर्थात इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब देखिए, अम्लीय ऑक्साइड की परिभाषा क्या देंगे? तो कहेंगे कि वे ऑक्साइड जो जल के संपर्क में आने पर या जल से क्रिया करके अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। वे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके या जल के संपर्क में आने पर अम्ल बनाते हैं या अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। और अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार से क्रिया करके लवण का भी निर्माण करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड में यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अगर वो ड्राई है तो वह लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं डालता है, जबकि अगर वो नमी युक्त है तो वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ से आप देखें, इसमें क्या हो जाएगा? SO2, SO3, P2O5 हो जाएगा और उसके बाद SiO2। ये सभी जो होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? बेसिक यानी क्षारीय ऑक्साइड। तो जितनी धातुएं हैं, जैसे देखें यहाँ पर Na है, ये क्या करता है? वो पुष्ट क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद बन जाता है 2Na2O।
अर्थात ये ऑक्साइड बनाया। और इसका जलीय विलयन की बात करें तो यह Na2O है, अब प्लस जल में क्या HOH, यह बन जाता है 2NaOH। और यह एक क्या है, बेस है, अर्थात बेस है, इसका मतलब यह ऑक्साइड जो होता है बेसिक हो, इसमें बेसिक ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा इसकी देखें क्या कहेंगे, क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो वे ऑक्साइड जिसका जलीय विलयन क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है या क्षार का निर्माण करता है तो उसे क्षारीय यानी बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जितनी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे सब क्या होते हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल देखें, क्या हो जाएगा, Na2O, K2O, CaO, MgO, ये सब जो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड होते हैं और ये धातुओं के ऑक्साइड हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि न तो वो अम्लीय गुण शो करते हैं और न ही क्षारीय गुण, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। अर्थात वे न तो एसिड से रिएक्ट करते हैं और न ही बेस से, अर्थात इसमें न अम्लीय गुण होता है और न क्षारीय होता है, तो उसे हम न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ से देखें यहाँ N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें न तो अम्लीय गुण होता है और न ही क्षारीय गुण होता है। अब आप देखें एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि इसका ऐसा नेचर होता है कि यह अम्ल से भी क्रिया कर लेता है और क्षार से भी क्रिया करता है, दोनों से क्रिया करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया उभयधर्मी ऑक्साइड। डिफिनीशन क्या होगी, वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करते हैं तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे उभयधर्मी में क्या होता है, ZnO हो गया, PbO हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से SnO2 हो गया। ये सब जो होते हैं उभयधर्मी, अर्थात वे ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। एक बार और ध्यान दें, अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार से क्रिया करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल से क्रिया करते हैं, उदासीन ऑक्साइड जो होते हैं न अम्ल से क्रिया करते हैं न क्षार से और न गुण प्रदर्शित करते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए देखें, मेटल एंड नॉन मेटल में है चैप्टर में, अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म। इसमें देखें सबसे पहले हमारा ये डिफिनीशन देंगे, मिनरल खनिज, ये ओर्स का मतलब आयस, ये मेटलर्जी का मतलब धातु कर्म, और ये प्योर मेटल शुद्धता। मिनरल क्या होता है, ये दोनों डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें मिनरल क्या होता है, तो वे पदार्थ जो भूमि से मुक्त अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं, वे पदार्थ जो भूमि से मुक्त अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं या निकाले जाते हैं, तो उसे मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं। जितनी भी धातुएं हैं सब खनिज संपदा कहा जाता है, ये सभी भूमि से ही निकाली जाती हैं। तथा इसमें आप देखेंगे जो डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये जो होता है ये सब भी भूमि से निकाले, इसलिए इसको भी खनिज तेल कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो भूमि से मुक्त अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं तो उसे हम खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। अब आइए अयस्क क्या होता है। अब इसी खनिज में कुछ ऐसे हैं जिनको कम खर्च में आसानी से शुद्ध किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वे खनिज पदार्थ
जिनको कम खर्च में आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तो उसे अयस्क कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनको कम खर्च में आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तो उसे अयस्क कहते हैं। अब आप पाएंगे अयस्क से, यहां से आप देखेंगे शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण विधि होती है तो उसे मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई गई संपूर्ण विधि को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो ये था तीनों परिभाषाएं, एक बार और देखें। वे पदार्थ जो भूमि से मुक्त अवस्था में निकाली जाती है तो उसे मिनरल कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनको कम खर्च में आसानी से शुद्ध किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु कर्म मेटलर्जी कहते हैं। ये अयस्क जो होता है दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक को नाम देते हैं फ्री स्टेट बोलते हैं, फ्री स्टेट, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में क्या होता है, यहां से देखें, जैसे यहां से आप देखें Ag2O है और उसके बाद यहां से आप देखें Ag2O है, और एक कंबाइंड स्टेट में एग्जांपल देखें CuFeS2 है। यहां से आप देखें ये हो जाएगा Ag2S। यहाँ इसका नाम क्या है? अर्जेंटाइन, और इसका नाम है कॉपर पाइराइट। अब दोनों की परिभाषा देखें। फ्री स्टेट किसे कहते हैं? तो वे धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और प्रकृति में अकेले पाई जाती है। इसमें केवल सिल्वर एक ही धातु है, एक जो है नॉन मेटल है और धातु है। तो वे धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और प्रकृति में अकेले पाई जाती हैं तो उसे हम मुक्त अवस्था कहते हैं, और एग्जाम्पल हो गया अर्जेंटाइट। दूसरा देखें कंबाइंड स्टेट। तो वे धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है तथा प्रकृति में दो या दो से अधिक धातुएं एक साथ पाई जाती हैं तो उसे संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट कहते हैं। ध्यान में मेटलर्जी में बताया गया कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है, संपूर्ण विधि, उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। और इसमें 3 स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, तब प्यूरिफिकेशन। ये तीनों की डिफिनेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ से आप देखें ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, और ये इम्प्योरिटी जो होती है इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटी होती है। एक साल्युबल होती है और एक होता है इनसाल्युबल। साल्युबल का मतलब उसमें घुली होती है, जैसे सल्फाइड है, ऑक्साइड है, ये सब जो होते हैं ये जो है उसमें साल्युबल होती है। और इनसाल्युबल का मतलब होता है कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, कोयला, ये सब जो होती हैं इनसाल्युबल इम्प्योरिटी होती है। तो इसी के आधार पर देखें हम इसको 3 स्टेप्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले सांद्रण कंसंट्रेशन की परिभाषा क्या कहेंगे? तो कहेंगे अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां, इनसाल्युबल इम्प्योरिटी, अर्थात कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, कोयला, इनको भौतिक विधियों द्वारा निकाल कर शुद्ध करने की क्रिया को सांद्रण कहते हैं। और इसमें 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। एक जो होगा वह चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, और दूसरा जो होगा प्रोफ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लवन विधि कहते हैं। तो ये सांद्रण में आता है। 2 विधि हो गई जिसमें अघुलनशील अशुद्धियों को दूर किया जाता है। दूसरे नंबर पर निष्कर्षण आता है एक्सट्रैक्शन। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे अयस्क में उपस्थित घुलनशील अशुद्धियां, यानी सल्फाइड, ऑक्साइड, इस तरह की अशुद्धियां अगर हैं तो घुलनशील अशुद्धियों को गर्म करके बाहर निकालकर शुद्ध करने की क्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। इसमें साल्युबल इम्प्योरिटी जो है वो होती है। तो ये था निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। और इसमें जो है आप इतने मेथड का प्रयोग करेंगे
रोस्टिंग जिसको हम कहते हैं क्या, भर्जन, कैल्सिनेशन जिसको नाम देते हैं निस्तापन, कार्बन अपचयन विधि, और इसके बाद ये है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, और तीसरा होता है इसमें स्मेल्टिंग। तो ये है आपका एक्सट्रैक्शन में इतने प्रोसेस का हम यूज करते हैं। जब एक्सट्रैक्शन करते हैं यह 98% प्योर धातु प्राप्त हो जाती है, और इस 98 को 100 में बदलने की जो प्रोसेस होती है तो उसी को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं, शोधन, अर्थात निष्कर्षित धातु से शुद्ध धातु में परिवर्तित करने की विधि को शोधन कहते हैं। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन विधि।